हेलो विद्यार्थी, आशा है आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहाचार्य लोक प्रशासन, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आप लोगों को स्थानीय सुशासन पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये बीए पार्ट 3 का पेपर सेकंड का टॉपिक है, जो कि हमारे पीजी में भी चलता है। भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है, जहाँ पर तीन स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर भी दो प्रकार की स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम नगरीय स्थानीय संस्थाएं और ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं कहते हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ आती हैं। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभा आती है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय संस्थाओं का वजूद रहा है। भारत राज्यों का संघ है। भारत की जनसंख्या भी विशाल है, यहाँ बड़े बड़े राज्य हैं। इसी कारण प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखने के लिए संघीय स्तर पर केंद्र, प्रांतीय स्तर पर राज्य और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास किया गया है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से नागरिक राजनीति और प्रजातंत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सही मायने में प्रजातंत्र वही होता है जिसमें शासन के कार्यों में आम जनता की भी सहभागिता हो। स्थानीय संस्थाएं लोकतंत्रीय शासन की आधारशिला मानी जाती हैं। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की उपयोगिता को देखते हुए और इन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 1993 में 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए। 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से हमने ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को प्रभावशाली बनाया है और 74 उन्हें एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और 74th संशोधन के माध्यम से हमने नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद ये संस्थाएं बहुत अधिक प्रभावी हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, अपने कार्य क्षेत्र में निश्चितता से कार्य कर सकती हैं। अब इनका कार्यकाल भी 5 साल निर्धारित कर दिया गया है। स्थानीय सुशासन से हम क्या समझते हैं? स्थानीय क्षेत्रों का शासन जब वहाँ के निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है तो उसे हम स्थानीय सुशासन कहते हैं। इसे हम एक बस्ती के लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन भी कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से भी माना जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करना पड़ता है और जो नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्वों का निर्वाह भी करती है। इसी संदर्भ में हम एक आशीर्वादन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्थानीय सुशासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकीय इकाई होती है जिसमें एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने दायित्वों को प्रदत्त क्षेत्र की सीमा में लोक कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। स्थानीय स्वशासन के अर्थ को हम उसके लक्षण और प्रकृति के माध्यम से और अधिक स्पष्टतया समझ सकते हैं। जैसे इन संस्थाओं का एक संवैधानिक आधार होता है। 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद हमने इनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ग्राम सभा को भी हमने एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इन संस्थाओं का स्वरूप कानूनी प्रवृत्ति का होता है। ये संस्थाएं राज्य सूची का विषय होती है। राज्य सरकारें इन संस्थाओं के गठन के लिए नियम बनाती हैं। ये संस्थाएं इनको दिए गए कार्य के अंतर्गत स्वायत्तता से कार्य करती है। ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। इन्हें अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर लगाने का अधिकार होता है और अपने ये सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती हैं। भारत में 2 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं, ग्रामीण और नगरीय। ग्राम सभा को हम एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अनूठा उदाहरण भी मान सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का जब अर्थ स्पष्ट, आशा आप लोगों को इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम स्थानीय स्वशासन की महत्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है, इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे। जैसे स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र की सच्ची पद्धति पर आधारित होती है और इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण
प्रजातंत्र के बारे में और अधिक शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेने लगते हैं। वार्ड सभा, ग्राम सभा, ये तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनूठे उदाहरण है ही, जहाँ पर स्थानीय जनता अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं करती है और प्रशासन गाँव में उनके स्तर तक आकर पहुँचता है। लोकल लेवल तक प्रशासन वहाँ पहुँचता है और ग्रामीण जनता का समाधान भी करता है गाँव के लेवल पर, ग्राम सभा के लेवल पर। इन संस्थाओं को हम लोकतंत्र की पाठशाला मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से नागरिक, वयस्क नागरिक जो होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि शासन के कार्यों में हम कैसे भाग ले सकते हैं। इन्हीं संस्थाओं से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना सीखते हैं। जब ये पंच सरपंच बन जाते हैं तो इन्हें और अधिक राजनीतिक ज्ञान हो जाता है और आगे मंत्री लेवल तक का भी ये विधायक, सांसद आदि के भी चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस तरह से इन्हें एक बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से मिलती है। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा हम अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए भी ये संस्थाएं बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि नागरिक जीवन के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो उन सब आवश्यकताओं की स्थानीय स्तर पर पूर्ति करने का कार्य ये संस्थाएं करती हैं। इन संस्थाओं के कारण केंद्र और राज्य सरकार का कार्यभार बहुत कम हो गया है। ये केंद्र राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करती हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि स्थानीय समस्याओं का भलीभांति समाधान ये ही कर सकती हैं जो कि खुद समस्याओं से पीड़ित होती हैं। यदि स्थानीय कोई समस्या है और उसका समाधान केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा तो वो इतना सही नहीं होगा, और यदि उसी समस्या का समाधान उसी लेवल पे किया जाएगा तो वो सही होगा। स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का इन्हें हम आधार मानते हैं। बहुत व्यापक सोच वाली संस्थाएं होती हैं। सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप प्रदान करती हैं। इन्हें हम विकेंद्रीकरण का साधन मानते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षक होती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने का कार्य एकमात्र अभी यही संस्थाएं कर रही हैं। ये हमारे स्थानीय सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करती हैं। स्थानीय स्तर की समस्त सूचनाएं, जनसंख्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, गरीबियों का आंकड़े वगैरह, इन सब की सूचनाएं ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से मिलती हैं। ये हमारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में भी सक्षम है। ये संस्थाएं नौकरशाही के दोषों से पूर्णतया मुक्त रहती हैं। कार्य शीघ्रता से होता है, कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार की संभावना नहीं होती है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। व्यक्ति प्रशासन के बिल्कुल संपर्क में रहकर कार्य करते हैं। ये संस्थाएं विकास के कार्यों में बहुत सहायक होती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उनमें हम मितव्ययिता भी देखते हैं, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर कम खर्च की संभावना होती है। व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन संस्थाओं को हम नीतियों के परीक्षण की प्रयोगशाला भी मान सकते हैं। इस प्रकार इन बिंदुओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं न केवल आधुनिक नागरिक जीवन के लिए अपरिहार्य बन गई है, आवश्यक बन गई हैं, अपितु ये प्रजातंत्र की निर्वाहक भी हो गई हैं। विद्वानों के इस मत में हम कोई अतिशयोक्ति नहीं मानते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के बिना न तो लोकतंत्र के आदर्शों को साकार किया जा सकता है और न किसी स्थायी प्रजातांत्रिक राज्य का इनके बिना विकास संभव है। आधुनिकतम अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि समस्त विकास योजनाओं के लक्ष्यों की क्रियान्विति और सफलता नागरिकों की अधिकतम सहभागिता पर ही निर्भर करती है, जो स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू।